हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल। और स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे लिवरेज एनालिसिस। और लिवरेज एनालिसिस हमारी इस बुक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है। और मैं आपको बता देता हूं, लिवरेज के अंदर हमारे को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना है। और इस चैप्टर में प्रैक्टिकल जो है हमारे पेपर में वो पक्का आता है। 110% हमारे पेपर में लिवरेज का प्रैक्टिकल जरूर आता है। और मैं आपको इस चैप्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल कराऊंगा उससे पहले दो अपने स्पेशल नोट्स भी आपको दूंगा, या मैं आपको वो नोट्स बताऊंगा, या वो दो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो आपको करने हैं। अगर वो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स अगर आपने कर लिए तो इस चैप्टर को समझना और करना आई एम श्योर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं लिवरेज। और इससे पहले मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी भी। आज का हमारा चैप्टर है लिवरेज। एनालिसिस। आज का हमारा चैप्टर है लिवरेज एनालिसिस, और ये हमारी बुक में चैप्टर नंबर 6 है, ये याद रखना। और हम लोग बुक जो यूज करते हैं वो बुक यूज करते हैं डॉक्टर R.P. रुस्तगी की। डॉक्टर R.P. रुस्तगी की, याद रखना। देखिए, लिवरेज को करने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है, या पहले आपका ये जानना जरूरी है कि लिवरेज होता क्या है। देखिए, अगर मैं लिवरेज को सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करूं तो लिवरेज का मतलब होता है रेशो। लिवरेज का मतलब होता है रेशो। अब ये रेशो और लिवरेज के कॉन्सेप्ट्स को हमारे को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, या पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, और आप सभी को उसका आंसर अपने मन में सोचना है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जेन्युइनली आपने जो आंसर सोचा होगा वो क्या सोचा होगा, और रियल में उसका आंसर एक्चुअली कुछ और होता है। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है पहले मेरा। मान लो सेल है मेरे पास 1 लाख रुपीस की। एक कंपनी है, कोई भी कंपनी मान लेते हैं, कोई एक्स कंपनी है जिसकी सेल होती है 1 लाख रुपीस की, और उस कंपनी को प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपए की सेल करने पर 10,000 रुपए का। मैंने बोला अगर कोई कंपनी 1 लाख रुपए की सेल करती है, 1 लाख रुपीस की अगर हम सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है 10,000 रुपीस का। अगर मेरी सेल इंक्रीज होकर 5 लाख हो जाती है तो प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख की सेल पर 10,000 प्रॉफिट है, 5 लाख की सेल पर प्रॉफिट कितना होगा? आपके अकॉर्डिंग कंफर्म 50,000। सच्ची बताना, क्या आपने मन में 50,000 सोचा है या नहीं सोचा? 1 लाख की सेल पर 10,000 प्रॉफिट है तो 5 लाख की सेल पर 50,000 प्रॉफिट हो गया। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन क्या ये रियल में होता है? देखो, मैंने बोला है लिवरेज का मतलब रेशो, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं एफएम अपने तरीके से पढ़ाऊंगा और मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप मेरे वाले कॉन्सेप्ट्स को अगर आप करते हैं तो मैं गारंटेड लिख के दे रहा हूं, आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आप देखना और समझना। 1-2 क्लास आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे इससे न्यूमेरिकल कितना इजी हो गया है।
आज की ही क्लास में मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा जिससे आपको ये चैप्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब यहां पर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि सर हमारे अकॉर्डिंग तो ये जो आपने लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा है, ये आपने ठीक लिखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये गलत है। तो जरा बताते हैं कैसे गलत है। देखिए जरा यहां पर सेल का मतलब क्या होता है। सेल का मतलब होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट इंक्लूड होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, और प्लस करते हैं इसके अंदर हम प्रॉफिट, वो ये वाला एज इट इज, और ये बनती है मेरी सेल। तो सेल का मतलब हो गया वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब मैंने जो ये वाला एग्जाम्पल लिया है, जरा ध्यान से देखेंगे, जो ये वाला एग्जाम्पल लिया है इसी के ऊपर एक चीज लिख रहा हूं, तो ध्यान से समझना। 1 लाख की सेल है, यहां पर मैंने 1 लाख रुपए की सेल लिख दी, इज इक्वल टू, मैं अभी अपनी मर्जी से एक एजम्पशन ले रहा हूं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 70,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000 और प्रॉफिट है 10,000 रुपीज का। ये यहां पर आ गया और ये यहां पर आ गया। किसी को कोई डाउट यहां तक? मैंने बोला मेरी सेल है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हमें पता है, और टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट एक फिक्स्ड कॉस्ट, और प्लस प्रॉफिट ये वो एज इट इज लिख दिया। मैंने एज्यूम किया था यहां पर कि मेरी सेल 1 लाख है और प्रॉफिट मेरा 10,000 है। अब जो टोटल कॉस्ट है उसको मैंने दो पार्ट्स में मैंने लिख दिया अपनी मर्जी से, कुछ भी 70,000 और 20,000। अब मैंने बोला कि मेरी न्यू सेल कितनी हो गई, वो हो गई 5 लाख रुपीस की। मतलब इसका 5 गुना मेरी सेल हो गई है, याद रखना। जो मैं बोलना चाह रहा हूं ध्यान से समझना, रेशो क्यों है, मेरी 5 गुना हो गई है सेल। तो याद रखना, अगर मेरी सेल जिस रेशो में बढ़ती है, जिस प्रपोर्शनेट में मेरी वो बढ़ती है, जिस रेशो के अकॉर्डिंग मेरी सेल बढ़ती है, सेम हमेशा उसी रेशो के अकॉर्डिंग मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई होगी, अगर मैं बात करूंगा, अगर ये मेरा 5 टाइम्स हो गया तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी 5 टाइम्स हो जाएगी। 70,000 का 5 टाइम हो जाएगा 3,50,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है, चाहे मैं एक बात बताओ, मैं एक फैक्ट्री के अंदर ये पेन बना रहा हूं, और ये पेन मैं जो बना रहा हूं, ये पेन मैं एक साल में 1 लाख पेन बनाऊं, 5 लाख पेन बनाऊं, या 50 लाख पेन बनाऊं, फैक्ट्री के मालिक को कोई मतलब नहीं होता। उसका जो रेंट है वो पहले भी जितना ले रहा था उतना ही रेंट अभी भी लेगा, चाहे मैं कितना ही काम करूं या कितना ना भी करूं। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज बी एज फिक्स्ड विच इज नेवर बी चेंज। तो 20,000 की 20,000 हो गई। अब खुद देखो, सेल थी 1 लाख से 5 लाख हुई और टोटल कॉस्ट हो गई 3,70,000। तो इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, 1,30,000। आप देखो आपके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आया था वो कितना आया था, आपके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आया था वो कितना आया था, 50,000, जो आपने यहां पर सोचा था। और मैंने कहा था कि ये जो आपने सोचा है ये ठीक नहीं सोचा है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 1,30,000। क्योंकि अब रेशो का मतलब समझा रहा हूं, क्योंकि रेशो का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हमारी किसी भी सेल के अंदर या किसी भी एक पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई यूनिट के अंदर, चाहे वो सेल हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, फिक्स्ड कॉस्ट हो, किसी भी अगर एक यूनिट के अंदर अगर हमारा थोड़ा सा भी चेंज होता है पॉजिटिव में या नेगेटिव में, उसके कारण जितना भी रेशो में इफेक्ट आता है उसकी प्रॉफिट में या अदर्स वेरिएबल्स में, दैट इज कॉल्ड रेशो, दैट इज कॉल्ड लिवरेजेस। क्लियर हो गया है? जो मैंने बताया है वो आपको मैंने अभी बता भी दिया है कि
अगर मेरी सेल पर इफेक्ट आता है, जैसे मैंने बोला 1 लाख से 5 लाख आया, तो मेरे उस सेल के इफेक्ट, उस सेल के बढ़ने से या फिर घटने से जो भी अदर वेरिएबल्स का मतलब यहां पर मैंने प्रॉफिट बोल दिया है, या और भी वेरिएबल्स हो सकता है, ईबीटी, ईएटी, ईपीएस, कुछ भी हो सकता है, उनके ऊपर जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? लिवरेजेस। क्लियर हो गया है? ये हमारा लिवरेजेस का कॉन्सेप्ट होता है। अब लिवरेजेस होते कितने टाइप के हैं, तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि लिवरेजेस होते हैं हमारे पास 3 टाइप के। हमारे पास लिवरेज होते हैं 3 टाइप के। अब जरा वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मूलोज की। सबसे पहले हम बात करेंगे, 3 लिवरेजेस होते हैं हमारे पास, 1, 2 और 3। 3 ही फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में हमारे पास। और इस चैप्टर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो है वो है इस चैप्टर की इंटरप्रिटेशन, और वो हमेशा रेशो को देखकर ही बताई जाती है। चलिए वो जब मैं कराऊंगा तब कराऊंगा, अभी मैं बता रहा हूं तीनों फॉर्मूले। पहले OL, फिर हम बात करेंगे FL, और फिर हम बात करेंगे CL। OL, FL और CL। और आप याद जरूर रखना, ये जो OL है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग लिवरेज। और इस OL को हम क्या लिख सकते हैं? इस OL को हम लिख सकते हैं DOL। ऐसे इस FL को लिख सकते हैं DFL, और ऐसे ही लास्ट इस CL को लिख सकते हैं DCL। और यहां पर D का मतलब क्या होता है? यहां पर D का मतलब होता है, जरूर याद रखना, डिग्री। D का क्या मतलब होता है? इस D का मतलब होता है डिग्री। अगर पेपर में आपके पास आ जाता है कि फाइंड OL, तो जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा आपको वही करना है। और अगर पेपर में आ जाता है फाइंड DOL, तो भी यही फॉर्मूला आपको करना है। आपको मैं इसके लिए 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, चाहे वो OL हो या DOL हो, FL हो या फिर DFL हो, CL हो या फिर DCL हो, मतलब एक है मेरे लिए। D का मतलब होता है डिग्री, और O का मतलब होता है ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज। अब फॉर्मूला क्या होता है मेरा? वो होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, ये मेरा फॉर्मूला होता है किस चीज का? ऑपरेटिंग लिवरेज का। ऐसे ही FL का मतलब हो गया, D कॉमन है डिग्री, और F का मतलब हो गया फाइनेंशियल लिवरेज। F का मतलब हो गया फाइनेंशियल लिवरेज, और इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में EBT। EBIT अपॉन में EBT। और थर्ड है मेरे पास CL का मतलब या फिर DCL का मतलब एक ही है, और C को बोलते हैं हम लोग कंबाइंड लिवरेज। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBT। कंट्रीब्यूशन बाय EBT। और इसका मैं एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं, विच इज OL मल्टीप्लाई बाय FL, मतलब दिस फंक्शन मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन। अब देखिए एक चीज यहां पे समझना, जो मैंने लिखा है
ओएल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, वो होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT मल्टीप्लाई बाय। एफएल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है EBIT अपॉन में EBT। इसका मतलब EBIT से EBIT कट गया, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन गया, कंट्रीब्यूशन बाय EBT। इसीलिए मैंने कहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख दोगे तो मेरा क्या बन जाएगा, वो कंबाइंड लिवरेज। समझ में आ गया? ये आपको 3 फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं। फॉर्मूला नंबर 1, ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है। फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3। मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको ये एफएम या ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट से ये चैप्टर करेंगे तो मैं गारंटेड लिख के दे रहा हूं कि आपको पूरा चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश करना वैसे वैसे समझना भी और उसको वैसे वैसे करना भी। अब देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी एक फॉर्मेट बनवाया था। मैंने आपको बोला भी था कि ये फॉर्मेट हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बार बार ये फॉर्मेट हमारे को काम में आएगा और इस चैप्टर में तो जरूर आता है। तो समझेंगे। सबसे पहले मैंने जैसे बताया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो आता है उसे बोलते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो मेरा आता है EBIT। और इसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, तो मेरा आता है EBT या फिर PBT। देखिए, वैसे तो एज पर द चैप्टर ऑफ लिवरेज मुझे इतना ही फॉर्मेट चाहिए, इसके आगे नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, मेरे जो 3 फॉर्मूले हैं उसमें कंट्रीब्यूशन, EBIT और EBT, देखिए अब यही चलता है बस। कंट्रीब्यूशन EBIT, EBIT EBT, कंट्रीब्यूशन EBT। सिर्फ कंट्रीब्यूशन से लेकर और EBT तक मुझे यहीं तक चाहिए होता है। ये कंट्रीब्यूशन देखो, पहला फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो पहला फॉर्मूला हो गया ये वाला, ये मेरा आ गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आ गया मेरे पास ये वाला, ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। और तीसरा फॉर्मूला मेरे पास आ गया ये वाला, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। मैंने एज पर द लिवरेज चैप्टर इतना ही फॉर्मेट मुझे चाहिए होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरा फॉर्मेट, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर को मैं अपने तरीके से करूंगा, और अगर मेरे तरीके से आप करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, तो ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। 5 मिनट और जो मैं नेक्स्ट ले रहा हूं उसके अंदर आपको कंक्लूजन दे दूंगा कि वो क्यों मैं कह रहा हूं कि मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए देखते हैं। अब EBT के बाद इसमें से माइनस कर देते हैं टैक्स। टैक्स को माइनस कर दिया तो मेरा आ गया EAT, जिसको हम बोलते हैं PAT। इसमें से माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, तो मेरा बचता है प्रॉफिट फॉर द शेयर्स होल्डर्स। और लास्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से, तो जो लास्ट आंसर आता है दैट इज कॉल्ड EPS, अर्निंग पर शेयर। ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास होता है। देखिए, इस चैप्टर के अंदर यहां तक नॉर्मली आपको अगर कोई भी पढ़ाता है तो आपको यहां तक बताता है। अब इसके आगे 2 चीजें या 2 कॉन्सेप्ट मेरे अपने बनाए हुए हैं, जिसे शॉर्टकट मैं बोलता हूं।
जिसको मैं शॉर्टकट बोलता हूं, वो 2 शॉर्टकट सीख लो, ये चैप्टर हो गया। पहला शॉर्टकट क्या है कि बच्चों को इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम जो मेजर आती है वो क्या आती है कि सर हमें ये नहीं समझ में आता कई बार इंटरप्रिटेशन पढ़ के कि सर हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये जरा ये 3 फॉर्मूले हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए, जिसमें कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी बाय ईबीटी और कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी का फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पेपर में जरूर पूछा जाता है, विच इज इंटरप्रिटेशन, वो है इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन क्या होती है? काइंड ऑफ कंक्लूजन को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, कि हमने चैप्टर में सीखा क्या है उसको अपने शब्दों में बताइए, उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन, जो मैं आपको लिखवाऊंगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं पेपर में, जरा वो देखिए। इफ सेल्स इज इंक्रीजेस बाय 5%, if sales are increases by 5%, what effect on EPS? अब एक बात बताओ, इन तीनों फॉर्मूलों को देखकर ये आप कैसे बताएंगे कि आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला गया है वो सेल्स और ईपीएस के बारे में बोला गया है। अब स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा दिमाग खराब यहां होता है कि सर इस पूरे फॉर्मूले में या तीनों फॉर्मूलों में हमें ना तो सेल गिवन है और ना ईपीएस गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हम फॉर्मूला लगाते कौन से हैं। अब मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा आप यहां देखेंगे, ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। एफएम के अंदर कई सारे अलग अलग चैप्टर्स के अंदर मैंने अपने ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं, जिसको आप जुगाड़ भी कह सकते हैं, कि सर ने ये जुगाड़ ढूंढ रखे हैं। क्योंकि जब मैं आपकी तरह पढ़ता था तो मुझे भी बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना होता था, मुझे भी यही कंफ्यूजन होती थी, कि मुझे भी अपने सर से यही डाउट होता था कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कब और कौन सा लगेगा। तो उन चीजों से बचने के लिए तब मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ ढूंढ लिए थे, या समझ में आ गया था कि कैसे कैसे ये करने होते हैं। तो उसका पहला मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए मेरे पास 3 चीजें लिखी हैं जो क्वेश्चंस में आई हुई हैं, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी और ईबीटी। मेरे जो तीनों फॉर्मूलेज हैं, ये जो तीनों फॉर्मूलेज आप देख रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी और ईबीटी यही रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने वो तीनों लिख लिया ऑर्डर वाइज, क्योंकि सबसे ऊपर लिखा होता है कंट्रीब्यूशन, उसके बाद ईबीआईटी और उसके बाद ईबीटी, तो मैंने उसी ऑर्डर में लिख लिया कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी और ईबीटी। अब देखिए कंट्रीब्यूशन से ऊपर वाले को क्या, कंट्रीब्यूशन माइनस वाले एक भी नहीं देखेंगे आप, या डिवाइड वाला एक भी नहीं देखेंगे। सिर्फ आपने जो देखना है, जो मैं समझा रहा हूं उसको देखना। कंट्रीब्यूशन से ऊपर का मेन हेड क्या है, माइनस वाला नहीं देखना। कंट्रीब्यूशन से ऊपर का मेन हेड है सेल, तो इसका मतलब चाहे आप कंट्रीब्यूशन कहो या फिर सेल कहो, एक ही मतलब है और एक ही तरीके से आपको लेके चलना है। चाहे आपके लिए कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया जाए या सेल यूज किया जाए। जैसे मैंने फॉर्मूला बोला था कि इफ सेल्स आर इंक्रीजेस बाय 5%, व्हाट इफेक्ट ऑन ईपीएस, तो मतलब अगर मैंने सेल बोला है तो इसका मतलब वो कंट्रीब्यूशन है। अब आप इस फॉर्मूले में देखेंगे कि सर हमारे पास कंट्रीब्यूशन कहां कहां पर है और सेल कहां पर है, मतलब आई मीन कंट्रीब्यूशन ही मेरा सेल है, तो सेल की जगह हम क्या ले लेंगे, कंट्रीब्यूशन। तो मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूले में से, इन दोनों में से डेफिनेटली कोई फॉर्मूला जरूर लगेगा। जो मैंने बोला था, मैंने बोला क्या था, सेल्स इंक्रीजेस बाय 5%, व्हाट इफेक्ट ऑन ईपीएस। सेल्स मेरी बढ़ी है 5%, तो मेरा ईपीएस कितना बढ़ा होगा। तो सेल या तो इसमें है या इसमें है। अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा वो मुझे देखना है। इसका रोल हो गया खत्म इस अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं। अब हम
ईबीआईटी के साथ, अब ऊपर देखिए अगर हम यहां पर, ईबीआईटी के ऊपर कंट्रीब्यूशन है, नीचे ईबीटी है, तो इसका मतलब ईबीआईटी को ईबीआईटी ही बोलते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट। मैंने आपको फर्स्ट टाइम में ही बता दिया था कि ईबीआईटी मेरा प्रॉफिट होता है। अब बात आती है ईबीटी की। अब देखिए ईबीटी, ये रहा ईबीटी। ईबीटी से ऊपर तो ईबीआईटी उसे छोड़ दो, नीचे क्या है, इसे आप ईएटी कहो या फिर ईपीएस कहो, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर कभी भी नहीं पूछते आपसे। ईबीटी हो या फिर ईएटी हो या फिर ईपीएस हो, इन तीनों का मतलब एक ही है। अब मुझे एक बात समझ में आ गई, जैसे मैंने बोला था कि इफ सेल्स आर इंक्रीजेस बाय 5%, ये याद रखना है आपने। इफ सेल्स आर इंक्रीजेस बाय 5%, व्हाट इफेक्ट ऑन ईपीएस। अब देखिए सेल कहां पर है, कंट्रीब्यूशन के साथ, और ईपीएस कहां पर है, ईबीटी के साथ। अब मुझे देखना है कि कंट्रीब्यूशन और ईबीटी किस फॉर्मूले में आता है। तो यहां पे देखिए कंट्रीब्यूशन और ईबीटी आता है सीएल के अंदर। इसका मतलब जो मुझे इंटरप्रिटेशन लिखनी है वो सीएल को देखकर लिखनी है। अगर हमें यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं लिवरेज चैप्टर आपका कम से कम नहीं तो 70% सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 70, 100 नहीं। अब दूसरा जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। ये मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है। एक और चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। इफ प्रॉफिट इज इंक्रीजेस बाय 5%, ध्यान से देखेंगे, इफ प्रॉफिट इज इंक्रीजेस बाय 5%, व्हाट इफेक्ट ऑन ईएटी। इफ प्रॉफिट इज इंक्रीजेस बाय 5%, व्हाट इफेक्ट ऑन ईएटी। सभी देखेंगे प्रॉफिट बढ़ा है 5% और ईएटी पे बताने क्या इफेक्ट आया है। तो प्रॉफिट कहां है, प्रॉफिट है ईबीआईटी की जगह, और ईएटी की जगह क्या आ गया, ईबीटी। तो ईबीआईटी और ईबीटी किस में आ गया, आप सब समझदार हैं। आप देखेंगे तो एफएल में, ये ईबीआईटी और ईबीटी आ गया एफएल में। तो इसका मतलब मुझे एफएल वाला फॉर्मूला देखकर इंटरप्रिटेशन देनी है। क्लियर हो गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया, एक चीज आपको समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो मेरा सेकंड है। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट का मैं आपको यहां पे लिखकर जरूर बता रहा हूं, लेकिन समझ में ज्यादा तब आएगा जब इसका मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। अब ये क्या है सेकंड, ये मेरा फर्स्ट है और ये सेकंड है। इस एरो से समझ में हमें आ रहा होगा कि अगर हम ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें फंक्शन में मल्टीप्लाई करना है, और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो फंक्शन में हमें डिवाइड करना है। अभी मुझे पक्का वाला उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस बात पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर क्या मल्टीप्लाई करना और क्या डिवाइड करना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने थोड़ी देर की वेट करनी है, क्योंकि जब मैं इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा जो बच्चा गलती करता है वो इसी कॉन्सेप्ट में करता है, जिसके लिए मैंने जुगाड़ बनाया हुआ है। उनको यह समझ में नहीं आता है कि कब हमें फंक्शन में मल्टीप्लाई करना है और कब हमें फंक्शन में डिवाइड करना है। तो मैं उसी को समझा रहा हूं, ये याद रखना, मैं उसी को समझा रहा हूं कि कब हम मल्टीप्लाई करते हैं और कब हम डिवाइड करते हैं। इसको जरूर ध्यान से समझना। तो बस ये याद रखना कि अगर हमें ऊपर वाली इंफॉर्मेशन गिवन है और नीचे वाली इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मुझे अगर नीचे वाली इंफॉर्मेशन निकालनी है, नीचे वाली इंफॉर्मेशन अगर गिवन है और ऊपर वाली निकालनी है तो डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार आपको बता भी देता हूं। मैंने बोला कि इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 5%, व्हाट इफेक्ट ऑन ईपीएस। अब जरा यहां देखो, सेल्स इंक्रीजेस बाय 5%, मुझे पता है कि मेरी सेल 5% बढ़ी है, निकालना है ईपीएस। मतलब ऊपर वाली चीज पता है, नीचे वाली निकालनी है। तो इसका मतलब जब ऊपर वाली पता है और नीचे वाली निकालनी है तो हमें फंक्शन में क्या करना है, मल्टीप्लाई। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी का ऑपोजिट अगर मैं बोलूं कि इफ ईएटी इंक्रीजेस बाय 10%, इफ ईएटी इंक्रीजेस बाय 10%, व्हाट इफेक्ट ऑन कंट्रीब्यूशन। अगर मेरा ईएटी 10% अगर बढ़ा है, मतलब ईएटी हो गया ये, मुझे पता है ये फंक्शन मेरा 10% बढ़ा है,
और निकालना क्या है, ये निकालना है, नीचे वाला पता है, ऊपर वाला निकालना है। इसका मतलब हो गया नीचे से ऊपर जाना है, क्योंकि नीचे वाला पता था, ऊपर वाला निकालना है, तो डिवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे हिसाब से आज की जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस कराता हूं। ये दो जो मेरे कॉन्सेप्ट है जरूर ध्यान रखने हैं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे लिए। हम सभी की बुक में ये क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। ये है मेरे पास, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार। देखिए, कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग फर्म्स। आपको फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी तीन अलग अलग दे रखी है। मैं आपको फर्म ए करा रहा हूं, बी और सी आप खुद कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सारे खुद कराऊंगा। तो फर्म ए का भी मैं यहां पे खुद करा रहा हूं, बी और सी आप खुद कर सकते हैं, डैम श्योर। चलिए देखते हैं फर्म ए को। आउटपुट कहते हैं यूनिट्स को, यूनिट्स दे रखी है 60,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 7, आउटपुट है 60,000 यूनिट्स है, फिक्स्ड कॉस्ट है 7,000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट है 20 पैसा पर यूनिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फंड्स है 4,000 और सेलिंग प्राइस दे रखा है 60 पैसा पर यूनिट। तो चलिए ठीक है, मुझे तीनों लिवरेजेस निकालने हैं एज पर दी क्वेश्चन। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं फर्म ए का। मैं ए का निकाल रहा हूं, बी और सी का आप डैम श्योर खुद निकाल पाएंगे। सबसे पहले मुझे दे रखा है सेल। सेल है 60,000 यूनिट्स है मेरे पास और पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 60 पैसे का, 60 पैसे का। तो ये कितना हो जाएगा, 36,000 की मेरी आ गई सेल। इसमें से लेस कर देते हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। 60,000 यूनिट्स है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 20 पैसा के अकॉर्डिंग, तो 12,000 की आ गई वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वीसी हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया 24,000 का। इसमें से लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो क्वेश्चन में दे रखी है 7,000 रुपीज की। तो आ गया सेल्स माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी आ जाता है ईबीआईटी, 17,000 का ईबीआईटी आ गया। इसमें से लेस कर देते हम लोग इंटरेस्ट, जो क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 का। तो आ जाएगा मेरे पास ईबीटी, जो आ गया 13,000। और मैंने आपको बताया था मुझे ईबीटी तक ही चाहिए होता है, तो निकल गया। अब मुझे निकालना है फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला। मुझे ओएल निकालना है, जिसे हम DOL भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन का है 24,000, तो ये आ गया 24,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी है 17,000। नेक्स्ट फॉर्मूला है एफएल का, जिसको हम बोलते हैं DFL। ये होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, 17,000 डिवाइडेड बाय 13,000। और थर्ड होता है CL का या फिर DCL का। ये होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, 24,000 डिवाइडेड बाय 13,000। ठीक है, अब तो क्या करना है बस मुझे, अब तो इनका आंसर ही लिखना है। कैलकुलेटर हमारे पास है 34,000 डिवाइडेड बाय 24,000 डिवाइडेड बाय 17,000, तो आंसर आ गया 1.411। तो यहाँ पे लिख लो 1.41। नेक्स्ट है 17,000 डिवाइडेड बाय 13,000,
तो आ गया 1.3076 है, तो 31 कर देता हूं राउंड ऑफ करके, और लास्ट है 24,000 डिवाइडेड बाय 13,000, तो इसका आंसर आ गया 1.85 कर देता हूं। ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके अंदर अभी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमें डाटा गिवन था, उसको मैंने मैंने आपको इंट्रोडक्शन में या जो हमारा फॉर्मेट है उसमें उसे अप्लाई किया और तीनों लिवरेजेस निकाल दिए। ये हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, याद रखना, वो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। पेपर में आ चुका है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैं करा रहा हूं, और यहां पे मैं बता भी देता हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, और पेज नंबर मेरी बुक में 171 है। पेज नंबर मेरी बुक में 171 है, 6.1 है ये वाला। और जो अब मैं कर रहा हूं, ये है मेरी बुक के अंदर इलस्ट्रेशन 6.2, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, हमारे पेपर में आ चुकी है 2013 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन में से एक है ये वाली इलस्ट्रेशन। चलिए देखते हैं। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ ₹10 लाख, और याद रखना, ये जो मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूं इस पे इंटरप्रिटेशन भी यूज होगी। तो जो दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताए थे लिवरेज निकालने के, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, वो जो सेल्स को कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ईबीआईटी को प्रॉफिट कहते हैं, और ईबीटी को ईएटी और ईपीएस कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी लगेगा, और इंटरप्रिटेशन वाला, वो जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आने वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पे लगेगा। तो ध्यान से समझेंगे। यहां पर 2013 के अंदर आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ ₹10 लाख, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 30% एंड फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000। डेट मुझे दे रखा है 8 लाख रुपीस का एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट के साथ। व्हाट आर द ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेजेस इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ईबीआईटी। यहां से वो इंटरप्रिटेशन वाली चीज चालू हो जाएगी। अगर हमारी कंपनी अपने ईबीआईटी को डबल करना चाहती है, हाउ मच ऑफ अ रेज इन सेल वुड बी नीडेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस, और हमें बताना है कि हमें कितने परसेंटेज को इन्फ्लेट करना होगा सेल्स की, सो दैट कि मेरा ईबीआईटी डबल हो जाए। चलिए, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करते हैं हम ये वाला स्टार्ट। सबसे पहले मुझे दे रखा है सेल्स है 10 लाख रुपीस की। सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मुझे वेरिएबल कॉस्ट के बारे में नहीं बोला गया है, कोई बात नहीं, से हम छोड़ देते हैं। यहां पे लिखते हैं हम कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन है 30%। किसका? याद रखना, ये 30% हमेशा सेल का होता है। इन दोनों का हमेशा रिलेशन होता है ये वाला। ये 30% किसका है? सेल का। तो 10 लाख का 30% हो गया 3 लाख। सेल्स माइनस वीसी इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। अब 10 लाख में से क्या माइनस करूं कि 3 लाख रह जाए? तो इसका मतलब हो गया 7 लाख। क्लियर हो गया होगा? चलिए, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे हम इसमें एफसी कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखे हैं मुझे 1,50,000, तो ये आ गया ईबीआईटी जो 1,50,000 ही आ गया। इसमें से हम लेस कर देते हैं इंटरेस्ट, इसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया जाता है डेट के ऊपर, और डेट मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 8 लाख रुपए का, और जिसका इंटरेस्ट रेट है 10% का। तो ये आ जाएगा 80,000 का मेरा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। तो मेरा आ गया ईबीटी, वो आ गया 70,000। और मैंने आपको बताया था लिवरेज के अंदर मुझे ईबीटी तक ही चाहिए होता है। अब फॉर्मूले लगाएं सबसे पहले।
यहां मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, जरा ध्यान से समझेंगे। हमारा सबसे पहले ओएल, ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन यहां पे दे रखा है 3 लाख रुपीस का, और ईबीआईटी दे रखा है 1,50,000 का। तो एग्जैक्ट आ गया 2, ये मेरा एक आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला है एफएल। एफएल होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी है 1,50,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी है 70,000। अगर मैं 1,50,000 को डिवाइडेड बाय 1,50,000 डिवाइडेड बाय 70,000 तो आ गया 2.14। 2.14 ये दूसरा आंसर आ गया। और थर्ड है मेरे पास सीएल। सीएल होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन कितना है? अगर मैं बात करूं, कंट्रीब्यूशन है 3 लाख रुपीस का, और ईबीटी है 70,000 का। यहां पे हम देख सकते हैं 3 लाख डिवाइडेड बाय 70,000, तो ये आ जाएगा 4.28। 4.28 ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरे 3 आंसर आ गए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3। यहां तक मेरा जो लिवरेजेस निकालने वाला क्वेश्चन था वो यहां पर सॉल्व हो गया है। लेकिन अभी मुझे यहां पर इंटरप्रिटेशन भी देनी है, और इंटरप्रिटेशन मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं ये समझ पाऊंगा कि मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो एक बार मैं आपको दोबारा जरा रीड करते हैं और आप खुद देखेंगे कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। हमने लिवरेजेस तक कर लिए हैं। इफ द फर्म्स वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कंपनी जो है डबल करना चाहती है ईबीआईटी को। डबल का मतलब होता है 100% का इन्फ्लेशन चाहती है कंपनी, कि आज अगर मेरी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, अगर एज पर क्वेश्चन देखे तो आज कंपनी का ईबीआईटी है 1,50,000 का, तो कंपनी चाहती है कि कंपनी का ईबीआईटी हो जाए 3 लाख रुपए का। डबल करना चाहती है, 1,50,000 से इंक्रीज कर 3 लाख रुपीस करना चाहती है, मतलब डबल करना चाहती है। और याद रखना डबल का मतलब 100% होता है। हाउ मच रेज इन सेल, मतलब कंपनी सेल्स और ईबीआईटी का कॉम्बिनेशन चाहती है, सेल्स और ईबीआईटी। अब देखिए मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला लगाकर मुझे क्वेश्चन करना है, यह समझना जरूरी है। अब देखो जो बोला गया है हमारे से, वो बोला गया है सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशन। ये सेल है और ये ईबीआईटी है। सेल का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, और ईबीआईटी ईबीआईटी है। तो अब ये देखो कौन से फॉर्मूले में लगेगा, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी लगेगा फर्स्ट फॉर्मूले में, ऑयल वाले फॉर्मूले में। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है कि ओएल कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये समझ में आ गया कि ओएल लगेगा। एक चीज सॉल्व हो गई। अब दूसरा है जो हमारी इंटरप्रिटेशन है। अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन लिख के बता रहा हूं, और उसको हम प्रूफ भी करेंगे कि जो हमने लिखा है वो प्रूफ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखते हैं। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन। देखिए जब कभी भी आप इंटरप्रिटेशन लिखते हैं तो आपने इंटरप्रिटेशन को हमेशा अपर टू लोअर चलना होता है। जैसे हम जो लिख रहे हैं वो सेल्स और ईबीआईटी को देखकर लिख रहे हैं, तो सेल्स और ईबीआईटी में ऊपर क्या आता है? सेल्स आता है। तो इसका मतलब इंटरप्रिटेशन हमेशा ऊपर से नीचे चलेगी। अगर मैं ये बोलता कि मुझे इन केस ईबीआईटी और ईबीटी में अगर रिलेशन देखना होता, ईबीआईटी और ईबीटी में, तो इंटरप्रिटेशन में ईबीआईटी से शुरू करके ईबीटी पे जाता, या फिर अगर सेल से शुरू करके ईपीएस पे जाना होता तो पहले मैं सेल पे जाता फिर ईपीएस पे आता। समझ में आ गया कि इंटरप्रिटेशन को हमेशा ऊपर से स्टार्ट करते हैं और नीचे आके खत्म करते हैं, ये याद रखना है आपने। चलिए तो लिखना शुरू करते हैं। एज पर, याद रखना जो लिखेंगे हम ओएल,
OL का आंसर 2 है, तो इस 2 को देखकर लिखेंगे हम। शुरू कर रहे हैं, अब हम देखेंगे इफ सेल, क्योंकि यहां पर बात सेल की गई है, अगर यहां पर कंट्रीब्यूशन की जाती तो मैं कंट्रीब्यूशन लिख देता। इफ सेल्स, ये साइन है इंक्रीजेस का, आपने इंक्रीजेस पूरा लिखना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 1%, हमेशा 1% लिखना है, याद रखना, हमेशा कोई भी इंटरप्रिटेशन होगी आपने हमेशा 1% लिखना है। इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 1% देन EBIT, जिन दो के बीच में हम रिलेशन देखते हैं हमेशा वही लिखते हैं, देन EBIT इंक्रीजेस बाय, जो आंसर आया है, जैसे मैंने बोला यहां पर आंसर 2 है तो मैं 2 लिखूंगा, 4 होता 4 लिखता, 2.5 होता 2.5 लिखूंगा, जो मेरा आंसर होगा वही लिखूंगा, क्योंकि रिलेशन सेल्स और EBIT का है, तो इसलिए OL को देखकर लिख रहे हैं हम। इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 1% देन EBIT इंक्रीजेस बाय, आंसर 2 है इसलिए 2%, इसको मैं अच्छे से हाईलाइट भी कर रहा हूं क्योंकि ये आंसर है। Full stop. If company wants to increase EBIT 100%, अगर मेरी कंपनी EBIT को 100% बढ़ाना चाहती है, अब जरा अपने इस वाले पे आ जाओ, जो मैंने आपको यहां पे सिखाया था, जरा वो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये क्या चीज है, अब इसको समझेंगे। कंपनी चाहती है कि कंपनी की EBIT 100% बढ़े और सेल निकालना है। इसका मतलब आप देखिए, EBIT नीचे आता है या सेल नीचे आता है? EBIT नीचे आता है और सेल ऊपर आता है, और EBIT मुझे पता है, मतलब EBIT मेरा यहां पर आया और सेल मेरा यहां पर आया। EBIT मुझे पता है कि ये मेरा 1.5 लाख से 3 लाख करना है, लेकिन सेल का नहीं पता, तो मतलब मुझे नीचे वाली चीज पता है, ऊपर वाली नहीं पता, ऊपर वाली निकालनी है। जब हमें नीचे से ऊपर जाना होता तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बस ये याद रखना है। अगर यहां पर लिखा होता कि सेल्स बढ़ रही है और EBIT निकालना है, तो सेल्स मुझे पता है कि सेल्स इतनी बढ़ रही है और EBIT निकालना है, तो ऊपर से नीचे आना होता तो मैं मल्टीप्लाई करता। लेकिन यहां पर बोला गया है कि कंपनी को EBIT इंक्रीज करना है 100%, तो नीचे वाला चीज मुझे पता है कि 100% बढ़ रही है, ऊपर वाली निकालनी है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करते हैं, बस कॉन्सेप्ट खत्म। अब देखिए यहां पर 100, इफ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज EBIT 100%, देन sales should be increases by 100 divided by 2%। इसका मतलब 50% मेरी सेल इंक्रीज होनी चाहिए, और याद रखना ये जो 50% मैंने निकाला है यही मेरा आंसर है, यही याद रखना, ये 50% आंसर है। अब हमने जो बोला है हम उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। जरा देखो प्रूफ कैसे करते हैं, ये अब हम प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझेंगे। न्यू सेल हमारी, देखो ओल्ड सेल कितनी थी, ओल्ड सेल थी 10 लाख रुपए की, ओल्ड सेल है 10 लाख की, तो न्यू सेल कितनी हो जाएगी? हमें बोला गया था कि सेल्स को कितना इंक्रीज करना है, सेल्स को इंक्रीज करना है 50%। तो अगर ओल्ड सेल मेरी 10 लाख है तो न्यू सेल हो जाएगी 10 लाख का 50% हो गया 5 लाख, तो न्यू सेल हो गई 15 लाख। 10 लाख पहले की, ये मैं लिख देता हूं यहां पे 10 लाख और प्लस 5 लाख, तो मेरा 15 लाख आ गया। क्लियर है? अब हम देखेंगे इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। पहले मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 7 लाख, 7 लाख का भी 50% इंक्रीज किया तो कितना आ गया, 7 लाख का 50% 3.5 लाख, तो 7 लाख प्लस 3.5 लाख 10.5 लाख हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 10,50,000। ठीक है, जैसे सेल मेरी 50% बढ़ी है, ऐसे वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी 50% बढ़ गई। पहले वेरिएबल कॉस्ट थी 7 लाख, उसमें 50% निकाला, 7 लाख का 50% हो गया 3.5 लाख, और वो उसमें ऐड कर दिया। तो
आप देख सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा देता हूं। यहां पर 7 लाख है और इनटू में 50% निकाला तो आ गया 3.5 लाख और प्लस इक्वल टू कर दिया, तो इसका मतलब उसमें ऐड हो गई, तो 10,50,000 आ गया। अब ये आता है मेरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 4,50,000। इसमें से लेस कर देते हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, जो पहले दे रखी थी 1,50,000 वो सेम रहेगी, तो आ गया ईबीआईटी। ईबीआईटी आ गया 3 लाख। और यही तो मुझे प्रूफ करना था। अगर हम देखें तो मेरा ओल्ड ईबीआईटी था 1,50,000 और इसको डबल करना था। डबल कितना हो गया? 3 लाख, तो डबल हो गया। तो हैंस प्रूफ कि अगर मेरी सेल 50% बढ़ती है, इसीलिए मैंने आपको बोला था इसको हम रेशो से डिनोट करते हैं, लिवरेजेस को। तो अगर मेरी सेल 50% बढ़ती है तो मेरा उससे ईबीआईटी 100% बढ़ जाएगा, बिकॉज मेरा ओएल जो है वो 2 था। क्लियर हो गया है? किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे फोन पर या व्हाट्सएप पे भी समझ सकता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बच्चे को फोन पे भी समझा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से जब मर्जी पूछो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। और याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन हमारे लिए इस बुक का वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद कंटिन्यू द चैप्टर।